नमस्कार। प्रकृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आयुर्वेद पूर्णतः आधारित है। अगर आप आयुर्वेद के किसी भी स्टूडेंट से, चाहे टीचर से, चाहे एक्सपर्ट से बात करेंगे, कहीं न कहीं आपसे ये बात करेगा कि आयुर्वेद बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को जानते हुए अगर हम देखें तो प्रकृति के मूल्यांकन का जो भी तरीका शास्त्रों में दिया गया है वो गलत नहीं है, लेकिन सामयिक नहीं है। सामयिक उसके न होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि आधुनिक शास्त्र या आधुनिक विज्ञान दोनों के नज़र से देखा जाए तो उसका स्वभाव गणितीय है। यानी जब तक हम अंकों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी चीज़ का विवरण नहीं दे सकते, तब जब तक हम उसको एक सांख्यिकी की परिभाषा नहीं दे सकते, तब तक वो अधूरी है, वो एक कॉन्सेप्ट मात्र है। अब इस दृश्य से देखा जाए तो प्रकृति के जो मूल हैं, पंच महाभूत, आत्मा या फिर उससे प्राप्त जो तत्व हैं, जिनकी आम तौर पर आम भाषा में या जनमानस भी बात करता है, यानी कि वात, पित्त, कफ, सत्व, रज, तम, ये शरीर और मानस दोष जो हैं, ये अधूरे हैं जब तक हम इनका सांख्यिकीय या गणितीय मूल्यांकन नहीं करते। जब हम इस आधार पर आते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, तो पहली विवेचना जो हमारे सामने आती है आयुर्वेद जगत से, या पहला या उद्धरण जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है आयुर्वेद जगत से, वो ये है कि प्रकृति तटस्थ है। जिस चीज़ को विभिन्न गुणों या विभिन्न आयतनों के आधार पर ये माना गया है कि वो सभी उसको प्रभावित करती हैं और ये उसको उसकी समावस्था या सामान्य स्थिति में भी प्रभावित करती हैं, वो चीज़ तटस्थ कैसे हो सकती है? इट कैन नॉट बी स्टैटिक। यानी कि वो चलायमान है, गतिमान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो गतिमान है और चलायमान है तो उसकी एक दिशा होगी और वो दिशा निर्धारित किसी रूप में होगी। ये उसकी वय से निर्धारित होती है, जिसको अंग्रेज़ी में हम एज या एजिंग कहते हैं। एजिंग की दिशा निश्चित है। इस कारण से प्रकृति का जो ये स्वरूप है कि वो चलायमान है, उसकी दिशा भी निर्धारित है और वो जिन भी कारणों से प्रभावित होती है, वो उस दिशा की ओर उसको बढ़ते हुए या तो धीमा करेंगे या उस गति को बढ़ाएंगे। दोनों अवस्थाओं में वो अपनी उस समय की स्थिति से विपरीत स्वरूप में प्रस्तुत होगी। आयुर्वेद का जहाँ तक चिकित्सा शास्त्र है, वो यही कहता है कि सम अवस्था, यानी कि उस समय पर जो प्रकृति होनी चाहिए थी और जो विकृत अवस्था है या जो प्रकृति सामने आ रही है, दोनों के बीच में जो फासला है, जो गैप है, जो दूरी है, उसको हम जितना कम कर सकते हैं, वही रोग का निराकरण या नियामन दोनों ही होगा। इस परिदृश्य में देखा जाए तो प्रकृति को जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ढंग से समझने की चीज़ है कि एक बच्चा अमूमन कफ प्रधान होता है और एक मरता हुआ व्यक्ति अमूमन वात प्रधान होता है। इसी तरह से एक बच्चा अमूमन सत्व प्रधान होता है और तमस प्रधान होता है और एक वृद्ध
सत्व प्रधान होता है। ये विषय तार्किक हैं जहाँ तक साइकेट्री के सवाल हैं, जहाँ तक सत्व रज और तम का सवाल है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक बच्चा सत्वज होता है और एक वृद्ध तमस होता है और तामसिक होता है। ज़्यादातर अधिकांश लोग यही मानते हैं, और अगर इस स्वरूप को देखा जाए तो शायद कुछ चीज़ें बच्चों में नहीं होनी चाहिए लेकिन होती हैं। बहरहाल, ये ट्रांजिशन एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप की ओर, ये एक दिशा है। ये वैदिक स्वरूप में माना गया है कि 121 साल होगी अगर एक मनुष्य सामान्य जीवन जीता है। तो 121 साल इन 3 अवस्थाओं कफ, पित्त, वात के बीच में 2 अन्य अवस्थाएं होंगी जब कफ से पित्त और पित्त से वात का ट्रांजिशन हो रहा होगा। ये जो ट्रांजिशन हो रहा होगा, ये जो काल होगा, ये जो पीरियड होगा, इसको अगर हम गणितीय सिद्धांत पर माने तो 24 साल और कुछ महीने की अवस्था के हिसाब से, या 24 साल और कुछ दिन के हिसाब से, ये 5 बार अलग अलग अवस्थाएं सामने आएंगी। अब आप जब 121 साल नहीं जीते हैं, यानी आप कहीं न कहीं इस अवस्था को ब्रीच करते हैं और ये सारे माइलस्टोन्स 24 साल और कुछ महीने से के गणितीय सिद्धांत से पहले पा रहे होते हैं। हो सकता है कभी आपके शरीर की रिपेयर एक्टिविटी बड़ी हो और वो एक काल 24 साल और कुछ महीने से बड़ा भी हो जाए। इसका एक दूसरा सिद्धांत भी है कि जो 9 महीने का गर्भाशय में जीवन है वो 121 साल के जीवन के बराबर है। यानी अगर 275 दिन का जीवन गर्भाशय में आपने नहीं बिताया है, उससे कम का समय बिताया है, तो आप उसी अनुपात में आपका जीवन भी होगा जो कि 121 वर्ष से कम हो सकता है। ये इक्वेशन एक चीज़ सिद्ध करती है कि ये गणितीय है या मैथमेटिकल है। इस चीज़ को अगर किसी भी रूप से अभिव्यक्त करना है तो ये अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गणित और भौतिकी, इनके सिद्धांतों पर की जा सकती है। एक शास्त्रोक्त या शास्त्र सम्मत भौतिकी है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, और एक गणित स्वयं में है। शास्त्रोक्त फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स जैसे और क्वांटम थियरी जैसे विषय आते हैं, और उन्हीं विषयांतरों के बीच हम आत्मा की परिभाषा भी कर पाते हैं और आत्मा के निकलने या रहने या अन्य प्रभावों को भी समझ पाते हैं। इसको अगर हम आधुनिक शास्त्र की दिशा में ले आएं तो ये एक ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की चलायमान स्थिति की ओर इशारा करता है, जिसको बेस्ट अगर हम मात्र 5 कणों के आधार पर विश्व या ब्रह्मांड की व्याख्या के बीच में कहीं मानव शरीर को लेके आना चाहते हैं तो वो सारी परिभाषाएं, वो सारी गणित एक ही ढंग से संभव है। वो है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड उससे जुड़े हुए जितने थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए विभिन्न कारण हैं, उन कारक हैं, उन सभी को जब हम मिलाकर एक जगह पर लेकर आएंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रकृति क्या है और प्रकृति का विश्लेषण क्यों आयुर्वेद की दृष्टि से
आवश्यक है। इस मूल्यांकन को अगर हमको और समझना है तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि आयुर्वेद पढ़ने वाले छात्र, आयुर्वेद को पढ़ाने वाले शिक्षक और आयुर्वेद की विधा की पढ़ाई की जो करिकुलम है, उन सभी के बीच में इन चीज़ों को शास्त्र सम्मत ढंग से बीच में लाना आवश्यक है। इसमें अगर हम वैदिक मूल्यों को लाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी जगह पर थोड़ा सही होगा, लेकिन बहुत अधिक जगह पे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सामयिक नहीं होगा। और जब तक शिक्षा सामयिक नहीं होगी, उसका प्रसार, उसका प्रचार और उस विधा, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो कोई अन्य शास्त्र हो, उसकी परिणति कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं होगी, कभी भी डिसेमिनेटिंग नहीं होगी। वो कभी भी अपना प्रसार, प्रचार और अपनी पराकाष्ठा को नहीं पा सकता। इसलिए सर्वप्रथम न सिर्फ प्रकृति को समझने की ज़रूरत है, बल्कि प्रकृति को समझने के लिए उससे जुड़े जो वैज्ञानिक सामयिक विभिन्न कारक हैं, जो कि गणित और फिज़िक्स, भौतिकी से आते हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। अगर आप ये समझ पाएंगे, समझते हैं, तो आपको आयुर्वेद में निश्चित न सिर्फ लाभ मिलेगा, बल्कि आपको आयुर्वेद उस स्वरूप में समझ में आएगी जिसमें उसको समझना ज़रूरी है और जिसके बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बहुत आसान हो जाता है। आगे जब कभी मौका होगा, मैं अगले लेक्चर की बात करूँगा और उसमें मैं इसी दिशा में, इसी का और बृहद अपने दृष्टिकोण से एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।